Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we're gonna learn about Indian Consuls Act 1861. तो एक्ट ऑफ 1858 के बाद आता है इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1861। इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। इस एक्ट में बहुत से सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए जिनको कि हम आगे देखते हैं। तो जो बेसिकली ये एक्ट था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा 1861 में लाया गया था, जिसमें कि बहुत से चेंजेस किए गए। तो वन बाय वन हम देखते हैं इसके प्रोविजंस। तो पिछले एक्ट में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था जो स्ट्रक्चर, उसमें भी चेंजेस करना चाहती थी। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस लाए गए। फर्स्ट प्रोविज़न है, फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पसेस द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज एनलार्ज्ड। तो गवर्नर जनरल जो कि वॉइस रॉय था, उसकी जो काउंसिल थी उसका साइज़ बड़ा किया गया। पहले क्या था कि जो काउंसिल थी उसमें 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक वॉइस रॉय खुद और एक कमांडर इन चीफ, साथ में 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी थे। इसमें क्या किया, इसका साइज़ बड़ा किया गया। पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको वैनिश किया गया और अब एडिशनल मेंबर्स जोड़े गए जो कि 6 से 12 की काउंटिंग के बीच में होंगे। नाउ देयर वर टू बी बिटवीन 6 and 12 एडिशनल मेंबर्स जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और 2 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। आउट ऑफ दीज एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल। तो मान लो 12 मेंबर्स थे, 12 में से 6 जो थे ऑफिशियल मेंबर ब्रिटेन के और जो बाकी के 6 थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने थे। ऑफिशियल मेंबर्स में ब्रिटेन के ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल में इंडियंस भी पार्ट ले सकते थे। नेक्स्ट टाइम मेनली 3 इंडियंस वर नॉमिनेटेड बाय लॉर्ड कैनिंग, नेमली द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उस समय जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस उनमें अपॉइंट किए जो कि थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला के और सर दिनकर राव। तो यही था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ चेंज किया गया। जो एडिशनल मेंबर जोड़े गए उनमें से जो हाफ थे नॉन ऑफिशियल और हाफ ऑफिशियल होने थे। नेक्स्ट प्रोविज़न है, लॉर्ड कैनिंग हु वाज द गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय एट द टाइम इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि वॉइस रॉय थे उस वक्त। एक पोर्टफोलियो सिस्टम की फाउंडेशन नींव रखी गई जो कि अब भी है। जैसे कैबिनेट में अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, किसी को मिलिट्री, किसी को फाइनेंस, उसी तरह एक्ट ऑफ 1861 में इस सिस्टम की नींव रखी गई। जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल अ 5th मेंबर एडेड नाउ। तो एग्जीक्यूटिव में 5th मेंबर ऐड कर दिया गया था। देयर वर 5 मेंबर्स फॉर होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। तो अब 5 मेंबर हो चुके थे, पांचों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस के। In this system, each member was assigned a portfolio of a particular department. A 6th member for public work was added in 1874. तो हर किसी को अपना अपना डिपार्टमेंट दिया गया। तो जो 6th मेंबर है उसमें ऐड किया गया 1874 में। पहले 5 मेंबर थे, पांचों के अलग अलग पोर्टफोलियोज थे। अब 1874 में आगे चल के इसमें एक 6th मेंबर ऐड किया गया जिसको कि पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट दिया गया। तो जो एडिशनल मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव के, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को जो पोर्टफोलियो दिए गए थे उन पे अगर कोई भी लॉज बनाते हैं तो वो एडिशनल मेंबर क्वेश्चन नहीं कर सकते। इन पोर्टफोलियोज पे पूरी तरह एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का ही अधिकार था, कोई उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो नेक्स्ट प्रोविज़न हम देख लेते हैं। द वॉइस रॉय हैड पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी। तो जो वॉइस रॉय था वो काउंसिल को कभी भी ओवर रूल कर सकता था, मतलब ये डिपेंड करता था वॉइस रॉय पर ही कि तो वो कभी भी उनके निर्णय को खारिज भी कर सकता था। नेक्स्ट है, द वॉइस रॉय ऑल्सो हैड द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ये सिस्टम भी एक्ट ऑफ 1861 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ऑर्डिनेंस आज भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। तो इस सिस्टम की नींव रखी गई एक्ट ऑफ 1861 में।
तो वॉइसरॉय को एक पावर दी गई जिससे वो कभी भी एमरजेंसी में कोई, मान लो एमरजेंसी में कोई प्रोविज़न लाना है तो वो कभी भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे बिना काउंसिल की परमिशन के। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिज़ोल्व एनी एक्ट पास्ड बाय द वॉइसरॉय। तो जो सेक्रेटरी था ब्रिटेन में, जो कि ब्रिटेन की कैबिनेट का मेंबर था, वो इंडिया में अगर कोई भी वॉइसरॉय के द्वारा लॉ पास, कोई भी एक्ट पास किया जाता है तो बेसिकली वो लॉ बन जाता था, लेकिन जो सेक्रेटरी था वो कभी भी इस लॉ को डिज़ोल्व कर सकता था, कभी भी उसे ख़त्म कर सकता था, उसके पास ये पावर थी। नेक्स्ट है, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर्स इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे विच वॉज टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में हमने देखा था कि जो मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर थे, उन प्रेसिडेंसीज में गवर्नर की पावर ख़त्म कर दी गई थी। इससे क्या किया गया, उनकी जो पावर थी वो रिस्टोर कर दी गई, उन्हें वो पावर वापस दे दी गई। अब वो अपनी स्टेट के लिए लॉज बना सकते थे। नेक्स्ट प्रोविजन है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल, इट वाज चीफली एडवाइजरी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो रोल दिया गया था वो बहुत लिमिटेड था। तो ये क्या थी, एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बन के रह गई थी। इवन दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड देयर वर नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर इंक्लूजन ऑफ इंडियन इट। तो जो एडिशनल मेंबर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनमें भले ही इंडियंस को नॉमिनेट करने की बात की गई थी, लेकिन उसका कोई रिटर्न में स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं बनाया गया था। तो एक बार फिर से हम इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। पहला है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको बड़ा किया गया, उसमें लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो पहले थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और नए एडिशनल मेंबर्स जोड़े गए, जिसमें कि हाफ जो थे ऑफिशियल, ब्रिटेन के ऑफिशियल मेंबर होने थे और हाफ नॉन ऑफिशियल। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो इंडियंस थे वो भी पार्ट ले सकते थे। ये जो मेंबर्स थे ये गवर्नर जनरल मतलब वॉइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे और 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाने थे। तो ये 3 मेंबर्स थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें अपॉइंट किया था। तो उसमें नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय थे, उन्होंने एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनको अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए। एक 5th मेंबर ऐड किया गया, उनको होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस के अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए। इस सिस्टम में हर मेंबर को एक पोर्टफोलियो दिया गया। 6th मेंबर को कब ऐड किया गया, 1874 में, जिसको के पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट दिया गया, जो कि आज भी PWD के नाम से ये डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है, वॉइसरॉय था वो काउंसिल के लॉज को कभी भी ओवर रूल कर सकता था। जो वॉइसरॉय है उसके पास ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर भी इस एक्ट में दी गई थी। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्रिटेन में, वो कभी भी वॉइसरॉय द्वारा बनाए गए लॉज को डिसॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट है, इस एक्ट से जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो प्रोविंसेस की, मद्रास और बॉम्बे की, उनको वापस रिस्टोर किया गया, उनको ये पावर्स वापस दे दी गई। तो यही थे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के प्रोविजंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। Thank you. Thanks for watching.